आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने है टर्बो टाइम्स प्लस के 1 नवंबर 2025 संस्करण के कुछ अंश। जी। इनमें भारत की राजनीति, सुरक्षा और खेल जगत से जुड़ी कई अहम खबरें हैं। हमारा मकसद है इन खबरों की तह तक जाना, मतलब थोड़ा गहराई से समझना। बिल्कुल। आज का ये संकलन काफी दिलचस्प है। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली वाले भाषण से। हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन वाला। जी, आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस पर उन्होंने दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों को भारत के वैदिक एकता सिद्धांत से जोड़ने की बात कही। हाँ, ये एक दिलचस्प कड़ी है। वैदिक एकता सिद्धांत का जिक्र और उसे वैश्विक विविधता से जोड़ना। ये दिखाता है कि कैसे सांस्कृतिक विरासत को आज के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में पेश करने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये सिर्फ सांस्कृतिक बात है या इसके पीछे कोई और मंशा भी हो सकती है? देखिए, इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झलक तो है ही, साथ ही ये भारत की सॉफ्ट पावर आप कह सकते हैं या सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करने की कोशिश भी लग सकती है। अच्छा। पुराने ज्ञान को यूनिवर्सल वैल्यूज से जोड़ना ये एक आम रणनीति है। और उन्होंने आर्य समाज के योगदान को भी याद किया, जैसे राष्ट्रवाद, प्रगतिशील सोच, समाज सुधार। हाँ बिल्कुल, स्वतंत्रता संग्राम में भी। जी, और युवाओं से विविधता में एकता पर जोर देने की अपील भी की। आर्य समाज का अपना एक इतिहास है, एक सामाजिक आधार है। उनके 150वें दिवस पर प्रधानमंत्री का बोलना और वैदिक सिद्धांतों को वैश्विक मंच पर प्रासंगिक बताना, ये एक साथ कई संदेश देता है। जैसे अपनी जड़ों पर गर्व करना, खास समुदायों तक पहुंचना और भारत की एक पुरानी ज्ञानवान सभ्यता वाली छवि दुनिया को दिखाना। और युवाओं से अपील? हाँ, विविधता में एकता की अपील जाहिर है आज के माहौल के लिए एक जरूरी संदेश है। यानी एक ही भाषण में कई पढ़ते हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शायद कूटनीतिक भी। चलिए अब थोड़ा जमीनी हकीकत पर आते हैं। बिहार चलते हैं, जहां से एक चिंताजनक खबर है। मोकामा में डबल मर्डर हुआ है। हाँ, दुलार चंद यादव की हत्या। उन्हें टल इलाके का बादशाह कहते थे और वो आरजेडी से जुड़े थे, पर हाल में जनसूरज पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे। और चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने कुछ समय पहले ही एक रैली में कहा था कि अनंत सिंह के लोग उन पर हमला कर सकते हैं। क्या उन्होंने खुलेआम कहा था? जी हाँ, खुलेआम। और फिर उनकी हत्या हो गई। स्रोत बता रहे हैं कि इसके पीछे चुनावी रंजिश हो सकती है, पुराना गैंग वॉर या इलाके में वर्चस्व की लड़ाई। उनके समर्थक भी घायल हुए हैं। हाँ, कई समर्थक घायल हुए। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। कोई सार्वजनिक तौर पर खतरा बताए और फिर मारा जाए, ये वहाँ कानून व्यवस्था पर क्या सवाल उठाता है? ये घटना बिहार के कुछ इलाकों में और दुर्भाग्य से देश के कुछ और हिस्सों में भी अपराध और राजनीति के वो जो खतरनाक गठजोड़ है ना, हाँ, उसकी तरफ इशारा करती है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये वहाँ के पावर बैलेंस और शायद आने वाले चुनावों पर भी असर डाल सकती है। जरूर। जब कोई, खासकर कोई राजनीतिक व्यक्ति पहले ही खतरा बता चुका हो और फिर ऐसा हो जाए, तो ये पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। ऐसी घटनाओं में जहां पीड़ित खुद एक्टिव था पॉलिटिकली और चेतावनी भी दी थी, पुलिस के लिए क्या चुनौतियां होती हैं? क्या लोकल प्रेशर होता है? निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील होती हैं ऐसी जांचें। पहली बात तो गवाह सामने आने से डरते हैं, खासकर अगर आरोपी प्रभावशाली हों। दूसरी बात, राजनीतिक दबाव का खतरा हमेशा रहता है, जिससे निष्पक्ष जांच मुश्किल हो सकती है। फिर पुरानी रंजिशें, जमीनी झगड़े, सत्ता का संघर्ष, ये सब मामले को और उलझा देते हैं। तो पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है, सबूत भी जुटाना और शांति भी बनाए रखना। बिल्कुल, ये बाहुबली कल्चर का एक दुखद पहलू है, जो लोकतंत्र और कानून दोनों के लिए खतरा है। वाकई। चलिए अब एक और सुरक्षा से जुड़ी चिंता की बात करते हैं। ये सीमा पार से है। अमृतसर में पाकिस्तान समर्थित हथियार तस्करी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। हाँ, अमृतसर के भिंडी ओलख इलाके में पुलिस की CI विंग, मतलब काउंटर इंटेलिजेंस विंग, ने ऑपरेशन किया। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, दविंदर, पम्मा और मीतू। जी। और जो बात इसे और ज्यादा चिंताजनक बनाती है वो ये कि ये गैंग पाकिस्तानी तस्करों के साथ काम कर रहा था। और हथियार कैसे लाए गए? ड्रोन से। हाँ, ड्रोन के जरिए अत्याधुनिक हथियार। 9 पिस्तौलें तो बरामद भी हुई हैं। ड्रोन से हथियार, ये तो बहुत ही नई चुनौती है सुरक्षा के लिए। बहुत बड़ी चुनौती है। स्रोत में ड्रोन के टाइप पर ज्यादा डिटेल नहीं है, पर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है ये साफ है।
और इन्हें पकड़ना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, छोटे ड्रोन जो कम ऊंचाई पर उड़ते हैं वो अक्सर रडार की पकड़ में नहीं आते। रात में या खराब मौसम में तो और भी मुश्किल। और ये हथियार जा कहाँ रहे थे? पूछताछ में पता चला कि ये पंजाब के बड़े गैंगस्टरों को सप्लाई होने थे, फंडिंग और सप्लाई दोनों के लिए। पुलिस अब बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। मतलब ये सिर्फ तस्करी नहीं, इसके तार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और शायद आतंकवाद के फाइनेंसिंग तक भी जा सकते हैं। बाप रे। देखिए, बॉर्डर पार से हथियारों की तस्करी हमेशा से चिंता का विषय रही है, पर ड्रोन के इस्तेमाल ने इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। ये दिखाता है कि तस्कर और उनके पीछे जो लोग हैं वो नई तकनीक कितनी तेजी से अपना रहे हैं। हाँ। इससे न केवल गैंगस्टरों को हथियार मिलते हैं, बल्कि ये पैसा आतंकी गतिविधियों में भी लग सकता है। सीमा वाले राज्य जैसे पंजाब, उनके लिए ये एक लगातार बढ़ता खतरा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? सुरक्षा बलों को अपनी तकनीक और रणनीति दोनों को लगातार अपग्रेड करना होगा। बेहतर इंटेलिजेंस, बेहतर कोऑर्डिनेशन, ये सब बहुत जरूरी हैं। मतलब एक तरफ विकास, दूसरी तरफ उसका दुरुपयोग, ये दौड़ तो चलती रहेगी। हाँ। अच्छा, सुरक्षा की इन चुनौतियों के बीच देश की व्यवस्था चलाने वाले जो स्तंभ है, उनमें भी बदलाव होते रहते हैं। न्यायपालिका से एक अहम खबर है। जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस सूर्यकांत, वो 24 नवंबर 2025 से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बनने वाले हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हाँ, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। उनका कार्यकाल करीब 16 महीने का रहेगा। CJI का पद और ये नियुक्ति प्रक्रिया, इसका क्या महत्व है? CJI का पद भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष पद है और नियुक्ति प्रक्रिया, जो कि वरिष्ठता के सिद्धांत पर आधारित है, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निरंतरता बनाए रखने के लिए अहम मानी जाती है। और 16 महीने का कार्यकाल, क्या ये काफी होता है अपनी छाप छोड़ने के लिए? 16 महीने निश्चित रूप से एक ठीक-ठाक समय है। इस दौरान CJI सिर्फ प्रशासनिक प्रमुख नहीं होते। अच्छा। वो बेंचों का गठन करते हैं, अहम मामलों की सुनवाई का क्रम तय करते हैं, न्यायिक सुधारों को आगे बढ़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हर CJI अपनी प्राथमिकताओं और सोच के हिसाब से काम करता है और 16 महीने उन्हें अपनी दिशा देने का मौका जरूर देते हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत के कार्यकाल पर नजर रहेगी। अच्छा, न्यायपालिका में निरंतरता तो जरूरी है, पर आम आदमी के जीवन पर सीधा असर डालने वाले बदलाव भी चाहिए, जैसे रेलवे में ये भीड़ प्रबंधन वाली नई पहल। हाँ, ये एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना लग रही है। देश के 76 बड़े रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इनमें दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर जैसे बड़े स्टेशन शामिल हैं। जी हाँ, बहुत व्यस्त स्टेशन है ये सब। योजना में होल्डिंग एरिया बनाने की बात है। ये होल्डिंग एरिया क्या होता है? होल्डिंग एरिया का मतलब है कि स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म या कॉन्कोर्स में ज्यादा भीड़ होने से पहले यात्रियों को एक अलग बड़े एरिया में थोड़ी देर ठहराया जा सके। अच्छा, ताकि एकदम से भीड़ न बढ़े। हाँ, स्रोत के मुताबिक इन एरियाज में कुल 7000 यात्रियों को ठहराने की क्षमता होगी। और इसमें प्री टिकिंग, पोस्ट टिकिंग, जोन जैसी सुविधाओं का भी जिक्र है। ये क्या है? देखिए, स्रोत में इसकी व्याख्या तो नहीं है, पर अंदाजा यह है कि शायद टिकट जांच प्री टिकिंग और सिक्योरिटी या सामान स्कैनिंग पोस्ट टिकिंग के लिए स्टेशन के मेन भीड़ वाले इलाके से पहले ही अलग काउंटर या जोन होंगे। ओह, ताकि मुख्य रास्ते साफ रहें। बिल्कुल, प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित हो सकेगी। अगर ऐसा है तो ये काफी उपयोगी हो सकता है। और सुविधाएं क्या होंगी इनमें? बताया गया है कि 150 से ज्यादा टॉयलेट होंगे, पीने का मुफ्त फिल्टर पानी, टिकट काउंटर और खाने पीने की ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनें भी। ये तो काफी कुछ है। और सबसे अहम, रियल टाइम भीड़ की निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था भी होगी। मतलब जरूरत पड़ने पर यात्रियों के फ्लो को रेगुलेट किया जा सकेगा। ये वाकई एक बड़ा बदलाव हो सकता है, खासकर त्योहारों के समय जब स्टेशनों पर पैर रखने की जगह नहीं होती। बिल्कुल, ये भीड़ प्रबंधन में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे न सिर्फ यात्री सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि सफर का अनुभव भी बेहतर होगा। हाँ, स्टेशनों पर अफरा तफरी कम होगी तो यात्रा ज्यादा आरामदायक हो सकती है। जी, ये भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के जो बड़े प्रयास चल रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। बुनियादी ढांचे में सुधार की ये खबरें वाकई उम्मीद जगाती हैं। और ऐसी उम्मीद और खुशी की एक और बड़ी खबर खेल के मैदान से हमारे साथ इन खबरों की गहराई में उतरने के लिए आपका शुक्रिया।